आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आप सबके बीच में अपना ज्योतिष शेयर करना चाहता हूं और इसी श्रृंखला में मैं देखिए, ज्योतिष एक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। ज्योतिष को वेदों का अंग कहा गया है और हमारे वेद इतने प्रमाणित है कि उसमें संशय का तो विषय आता ही नहीं है। हमारी वेदों को समझने की आवश्यकता है और ज्योतिष को षडांग कहा गया है। इस ज्योतिष के बारे में हम वर्णन करेंगे, इसको सीखने के बारे में प्रयास करेंगे और ताकि आप सबकी रुचि बने रहे, इसलिए हम बीच बीच में आपको कुंडली विश्लेषण भी करके दिखाते रहेंगे। तो ज्योतिष में प्रवेश करने के लिए जो बेसिक जो जानकारी है वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम उसके प्रारंभिक ज्ञान को नहीं जानेंगे तो संभव ही नहीं कि गहराई तक पहुंच पाए। और इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ज्योतिष को सबसे पहले हम होरा पराशर शास्त्र में पराशर और मैत्रेय जी के संवाद के रूप में होरा पराशर शास्त्र हम सबके सम्मुख हमको प्राप्त हुआ है। मैत्रेय जी उसमें प्रश्न करते गए हैं और पराशर मुनि ने उसके जिज्ञासा को शांत करते गया है, जिसके परिणाम में ये शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो पराशर मुनि ने ज्योतिष को प्रारंभ में ही 3 अंगों में बताया गया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि देखिए, ज्योतिष के अंग होरा, गणित और संहिता। तो होरा, जो इसको फलित ज्योतिष कहते हैं कि फलादेश कैसे करना है, कौन कौन से ग्रहों के योग से क्या परिणाम जातक को प्राप्त होगा। ऐसे ही गणित ज्योतिष है और हमारा जो वैदिक गणित इतना प्रामाणिक है कि आज से 100 साल बाद जो ग्रहण लगेगा, वो ग्रहण किस समय में, किस तिथि में उसको लगना है, उसको फिक्स मिनट और सेकंड तक निकालने में हमारा वैदिक गणित सक्षम है। आधुनिक विज्ञान भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा सकता, इतना सटीक और इतना प्रामाणिक है। और इसलिए हमारे वेदों में तो संशय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। उसके बाद संहिता शास्त्र का वर्णन किया है। तो संहिता इस ग्रहों का, नक्षत्रों का जो प्रभाव है सिर्फ चराचर जीव जगत में ही नहीं, बल्कि सिर्फ मानव जगत में ही बल्कि जीव जगत में, और जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि और भूकंप, और ये बहुत सारे लोगों के साथ जैसे कोई दुर्घटना या कोई घटना घटित हो जाए, ऐसे चीज़ों को भी हम संहिता शास्त्र से जान सकते हैं कि कहाँ अच्छी वृष्टि होगी, कहाँ बाढ़ आएगा। ये सब संहिता शास्त्र का विषय है। अब इस ज्योतिष शास्त्र में हम प्रवेश करने के लिए अब यहाँ हम मुख्य रूप से होरा शास्त्र, फलित शास्त्र को, फलित ज्योतिष को पढ़ेंगे और उसके बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ज्योतिष को जानने के लिए जो प्रारंभिक बेस है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए, आधार स्तंभ। तो ज्योतिष के जो आधार स्तंभ है, पहला नक्षत्र, राशि, ग्रह, भाव। तो जब तक हम नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव को नहीं जान पाएंगे तो फिर आगे हम ज्योतिष में नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, मैंने लिख रखा है नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद मैंने लिखा है कि 27 + 1 = 28 है ना। तो 27 और 1 को मैंने अलग किया। ऐसे मुख्य रूप से 27 नक्षत्र हमारे शास्त्रों में, हमारे तारामंडल में माना गया है और 27 नक्षत्र हैं। उसके बाद जो 28वां नक्षत्र है वो अभिजीत नक्षत्र है, जिसका विशेष उपयोग जो है मुहूर्त शास्त्र में होता है। लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से 27 नक्षत्र को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष में 27 फलित शास्त्र में जो है दशा के निर्धारण में और ग्रहों को जो है 27 नक्षत्र का ही आधिपत्य प्राप्त है, इसलिए 27 नक्षत्रों को हम यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद 12 राशि, इससे तो आप सब निश्चित रूप से परिचित होंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक
धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि है। तो इन 12 राशियों का स्वामी कौन है और इसके बारे में बड़ा विस्तृत यहाँ मैं आप सबके सामने चर्चा करूँगा। उसके बाद ग्रह, तो ग्रह के सामने देखिए ये 7 + 2 बराबर मैंने 9 लिखा हुआ है। तो 7 जो ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। उसके बाद जो 2 है वो है राहु और केतु। तो हमारे ऋषियों ने राहु और केतु को ग्रह के रूप में लिया हुआ है, लेकिन राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। उसको हम एक गणितीय बिंदु मान करके जो है उनको हम यहाँ फलादेश में लेकिन उपयोग करेंगे। बिना और राहु और केतु के संभव ही नहीं है कि हम ज्योतिष में प्रवेश करें और कोई कुछ हम फलित कर सके। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ भाव लिखा हुआ है, और जो आप सबने कुंडली देखा होगा और कुंडली में आप सबको पता होगा कि 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव को अगर समझना चाहे तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण बताऊं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं और घर में जाने के बाद यदि आपको पानी पीना है तो आपको पता है कि पानी पीने के लिए हमको किचन में जाना पड़ेगा और किचन में जाने के बाद हमको फ्रिज खोलना होगा और उसके बाद ही हम वहाँ से निकाल करके पानी पिएंगे। ठीक ऐसे ही इन 12 भावों में हमसे जुड़ी हुई या किसी भी जातक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हम किसी विशेष भाव, विशेष ग्रह और उसके कारकत्व से ग्रहण करते हैं। तो ये भाव को बहुत अच्छी तरह से जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसके बारे में हम अब आप सबको बताते रहेंगे। थोड़ा सा आज प्रारंभ है तो थोड़ा सा मैं ब्रह्मांड, अब देखिए नक्षत्र, तारे, राशि, ग्रह इनकी बात हो और हम ब्रह्मांड की चर्चा ना करें तो ये अधूरा सा लगता है। तो ब्रह्मांड के बारे में मैं थोड़ा सा आप सबको बता दूं। ब्रह्मांड जो होता है वो 360 अंश का माना गया है। ब्रह्मांड को मापने के लिए जो हमारे पास मापक है, इसको कोई किलोमीटर या और ऐसा कोई साधन नहीं है, तो इसको अंश से ही माना जाता है। तो ब्रह्मांड जो है 360 अंश का होता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं नक्षत्र के बारे में आपको बताऊं। तो जो नक्षत्र है वो 27 है। नक्षत्र किसे कहते हैं? तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, ऐसा कहा गया है कि तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। कई लोग इसको तारा भी कहते हैं। और एक नक्षत्र का जो मान होता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में जो राशि चक्र है, जो कांति वृत्त है, उसको बराबर 27 भागों में जब बांटेंगे तो एक नक्षत्र का मान हमको प्राप्त होगा। अब इसका नामकरण भी हुआ है, उसके पीछे भी जो रीजन है। तो इन तारों के समूह को आकृति के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे मैं आपको सबको बताऊं तो जैसे पहला नक्षत्र है अश्विनी, तो वो अश्व के समान दिखाई पड़ता है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। वो घोड़े के समान वो समूह, वो आकृति दिखाई पड़ता है, इसलिए पहले नक्षत्र का नाम अश्विनी हुआ। ऐसे ही और दूसरे भी नक्षत्रों का नामकरण हुआ है। तो एक छोटा सा यहाँ अब एक नक्षत्र का मान क्या होता है इसको जानने के लिए एक छोटा सा गणित है, इसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिए। देखिए पूरे ब्रह्मांड का जो मान है वो 360 अंश है। उसमें जो राशि चक्र है, कांति वृत्त है, और ये जो है इसको हम 27 से भाग देंगे। तो 27 से भाग देंगे तो एक नक्षत्र का मान हमको प्राप्त होगा। मैंने यहाँ देखिए बराबर करके 13 अंश और 13 अंश और 20 कला मैंने एक नक्षत्र का मान यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जब मैं आप सबको समझाने के क्रम में कभी कला, विकला, मिनट, सेकेंड, अंश, डिग्री जैसे शब्दों का प्रयोग होता रहेगा तो थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए कि देखिए डिग्री, इसी को हम हिंदी में अंश कहते हैं, मिनट इसको हम हिंदी में कला कहते हैं, और सेकेंड को हम हिंदी में विकला कहते हैं। तो अब यहाँ ये भी देख लीजिए कि एक अंश मतलब एक डिग्री का मान होता है 60 कला मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब एक कला का मान होता है 60 विकला मतलब 60 सेकेंड। ये तो आप सब बहुत अच्छे तरह से आप जानते हो। अब देखिए हमने यहाँ 27 से जब 360 को भाग दिया तो ये 27 हुआ, फिर 9 बचा, यहाँ 1 लिख दे, फिर 0, फिर ये जो है फिर यहाँ 3 आया, तो ये 9 बार आएगा। तो इसको हम अब अंश को हमने कला बना लिया, तो इसके लिए क्या किया हमने 60 से गुणा किया
और 60 से गुना करने के बाद ये 540 हुआ, इसको फिर 27 से भाग दे दिए तो ये 13 अंश प्राप्त हुआ और ये 20 कला प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो है एक नक्षत्र का मान हमको जो मिला वो है 13 अंश 20 कला। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आया होगा और आज के बाद मैं क्रमशः प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन इस ज्योतिष को लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज समझना आए तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबसे जय श्री कृष्ण।